हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डियर माही पर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, और वो भी साइंस का, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है आपका 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। तो इसमें आपको 3 घंटे से एक्स्ट्रा जो 15 मिनट दिए जाते हैं वो आप निर्देश में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे आपका जो पूर्णांक होता है वो होता है आपका 70 नंबर का, मतलब पेपर जो होता है आपका वो 70 मार्क्स में होता है। अभी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सामान्य निर्देश, देखो जब आपको निर्देश पहले से ही पता होगा, आपको पता होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपके जो 15 मिनट हैं वो आपके लिए सेफ हो जाएंगे और आप उस 15 मिनट को अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लगा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। खंड का जो फिजिक्स के लिए है, और जो खंड खा होता है वो केमिस्ट्री के लिए होता है, और जो खंड गा होता है वो आपका बायोलॉजी के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देख लेंगे और जो शॉर्ट आंसर हैं वो सारे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हैं या फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन समझाए नहीं जा सकते। तो मैं बोर्ड पर एक वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आपका फिजिक्स का पार्ट का है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा गया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होता है। तो वह वस्तु की स्थिति बताइए जहाँ पर रखने पर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी। तो देखो यहाँ पर जब अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो वहाँ पर 6 स्थितियाँ बनती हैं। 6 स्थितियों में से आपकी जो लास्ट स्थिति इसमें दी गई है, उस स्थिति पर अगर आप रखोगे वस्तु को तो वहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा भी होगा और वस्तु से बड़ा भी होगा, ठीक है। तो ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी है। तो ये जो है परावर्तक तल के विपरीत दिशा में बन रही है, इसलिए ये आभासी है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। सीधा है क्योंकि आप डायरेक्शन इसका देख रहे होंगे, ये सीधा है। और वस्तु से बड़ा दिख रहा है तो ये जाहिर सी बात वस्तु से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी इस पे हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाए, जब आप किरण आरेख खींचते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं और ये 6 स्थितियाँ जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में किरण आरेख से रिलेटेड फिजिक्स में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे देखो पूछा गया कौन सा निरूपित नहीं करता है। अगर निरूपित नहीं करता तो आपको पता होगा कि P बराबर VI होता है। जो VI होता है वो शक्ति को निरूपित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन हो जाएगा 3 वो तो हो जाएगा गलत। अगर हम इसको I को चेंज करें ओम के लॉ के अनुसार तो I जो होता है वो होता है V/R के, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा V²/R। तो ये भी आपको शक्ति का निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन चौथा है ये भी आपका नहीं होगा। और आप अगर यहाँ पर V को चेंज करें तो V बराबर होता है IR ओम के नियम के अनुसार, तो यहाँ से हो जाएगा आपका I²R, ठीक है। तो I²R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है वो भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड दिया गया है यहाँ पर वो हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो IR² होता है वो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आपको पता होगा जो जनित्र होता है, डायनमो होता है, वो आपको विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो होता है वो आपको परिपथ की धारा नापता है, और जो आपका एमीटर होता है वो धारा का मापांक मतलब धारा वो भी नापता है। और यहाँ पर जो मोटर होती है वो होती है विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पुतलियों द्वारा ये नहीं होता है, ठीक है, दृष्टिपटल द्वारा ये नहीं होता है। दृष्टिपटल रेटिना को कहते हैं, और रेटिना पर क्या होता है, हमारा नेत्र जो होता है उसका प्रतिबिंब बनता है। पश्चमाभि द्वारा ये हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि पश्चमाभि जो होती हैं उनके द्वारा हमारी फोकस दूरी जो होती है उससे हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड दिया गया है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर हैं, जो थ्योरिटिकल हैं वह मैं बता दूंगा, जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है, यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप निकट दृष्टि दोष होता है तो वहाँ पर क्या होता है, और दूर दृष्टि दोष होता है तो वहाँ पर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वहाँ पर निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, वहाँ पर दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, पर नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो देखो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो आपको पता होगा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, अगर इससे अंदर की मतलब 25 सेंटीमीटर से अंदर की वस्तुएं अगर तुमको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो तुम्हारे आंखों में निकट दृष्टि दोष है। अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो आपको दूर दृष्टि दोष है। तो देखो क्या हुआ, जब आप देखेंगे अंतिम पंक्ति कहा गया है और श्यामपट्ट, तो इसके बीच की दूरी जाहिर सी बात है कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा, आपको निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्या कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो वहाँ पर आप अवतल लेंस यूज करते हो। कौन सा लेंस, अवतल लेंस यूज करते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, तो वो अवतल लेंस का यूज करके संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, या लेंस किस प्रकार का है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो फोकस दूरी होती है तथा लेंस की क्षमता का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर वो होता है F = 1/P, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होता है फोकस दूरी जो होती है वो मीटर में नापी गई होती है तब, ठीक है, क्या मीटर में नापी गई होती है तब। अगर ये सेंटीमीटर में नापी जाए तो यहाँ पर क्या होता है, 1 की जगह पर 100 होता है। अभी देखो आपके यहाँ पर डायोप्टर दिया गया है, यहाँ पर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब डायोप्टर में होता है तो वहाँ पर आप फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो और मीटर में भी निकाल सकते हो। तो हम अगर मीटर में निकालेंगे तो वहाँ पर 100 की जगह पर 1 लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो यहाँ पर 100 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/-2। अभी इसको काटोगे तो आएगा -50, ठीक है, क्या आएगा, -50 सेंटीमीटर। अगर -50 सेंटीमीटर आया है तो आपको पता होगा किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो वो होता है अवतल लेंस, ठीक है। किसकी होती है, अवतल लेंस की हमेशा ऋणात्मक फोकस दूरी होती है। और यहाँ पर जो -50 सेंटीमीटर आया है वो उस अवतल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आपको स्क्रीन पर समझाने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको ये फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा n = c/μ, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, ये अपवर्तनांक है, c क्या है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो म्यू दिया गया है वो है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो यहाँ पे आपको अपवर्तनांक दिया है और निर्वात में प्रकाश की चाल भी दी गई है, तो आपको सिर्फ निकालना है कांच के प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है। बिंब का मतलब मैंने आपको बता दिया, वस्तु होता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रकृति बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज एवं आवर्धन निकालिए, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो रिलेशन होता है आवर्धन का और UVF का जो लेंस का होता है, ठीक है।
तो देखो जो लेंस का यूवी एफ में संबंध होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, जब आप दर्पण में यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, बट आप लेंस का जब यूज करोगे तो यहाँ पर माइनस होता है। इतना डिफरेंस होता है जब आप लेंस और दर्पण पढ़ते हो। तो अभी यहाँ पर जो आवर्धन का फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूँ, वो होता है m इक्वल टू v/u, ये माइनस में होता है। ठीक है, और बराबर इसके क्या होता है I/OK। ठीक है, तो इस दोनों फार्मूले की सहायता से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर इसका हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखेंगे कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण ज्ञात कीजिए। ये आपका डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद पढ़ेंगे अपने नोटबुक से, और जब मैं इसका बोर्ड सोल्यूशन दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उचित चित्र बनाकर वर्ण विक्षेप का कारण भी लिखिए। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, मैंने इस पर फिगर लगा दिया है और इसी तरीके से आपका फिगर बनेगा। यहाँ पर आपका पहले जो आप डेफिनेशन लिखोगे तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप चित्र बनाओगे और कारण लिखोगे तो वहाँ पर 1-1 नंबर उसका भी मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका टोटल 4 नंबर का है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका जो दिया गया है ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला बता देता हूँ कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहा गया है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदु के बीच का विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो विभवांतर नापेंगे और विभवांतर को वोल्टमीटर के सहायता से नापेंगे, तो वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश की ऊर्जा कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं जो आपका Q होता है वो होता है W/V के। ठीक है, क्या होता है W/V के। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है 1 कूलाम, मतलब आपको Q दिया गया है, 6 वोल्ट आपको V दिया गया है और आपको W निकालना है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 2 चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, क्षण चुंबक को चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। तो ये भी आप अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हैं आपको रट लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत जनित का मूल सिद्धांत, कार्यविधि एवं इसके वृषों का कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं, जो आपका विद्युत मोटर होता है, दृष्टिकारी मोटर होता है, जनित्र होता है, ये 3 टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने फिजिक्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी है खंड खा की करने की, जो केमिस्ट्री से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, वियोजन नहीं है, दो विस्थापन ये भी नहीं है। तो आपकी जो ये रासायनिक अभिक्रिया बन रही है वो कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जहां पर एक सक्रिय तत्व अपने कम सक्रिय तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे देख लो, एल्युमिनियम जो है वो आपको Fe2O3 से Fe को विस्थापित करके वहाँ पर अपना खुद स्थान बना रही है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की अभिक्रिया जो होगी वो विस्थापन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये विस्थापन अभिक्रिया की डिफिनेशन और डिफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण, तो आप इन दोनों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि कोई तत्व 5वें समूह का है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रति उसकी संयोजकता कितनी होगी। तो यहाँ पे आपकी जो उसकी संयोजकता होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर सेकंड। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंध कितने होंगे। देखो ठीक है, पूछा नहीं गया आपसे, देखो ऑप्शन में दिया गया 6 सहसंयोजक आबंध होंगे, 7 सहसंयोजक आबंध होंगे, 8 सहसंयोजक आबंध होंगे और 9 सहसंयोजक आबंध होंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसमें अभिकारकों और उत्पादकों के जो अणु होते हैं उनमें उनकी संख्या जो होती है बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रासायनिक संतुलितकरण
अभिक्रिया का डिफिनेशन। ठीक है, तो देखो जो आपका द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत होता है वहां पर कहा जाता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में जितने अणु भाग ले रहे हैं, जितने अणु का द्रव्यमान भाग ले रहा है, उतना ही आपको उत्पाद में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको उत्पाद में मिलेगा तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है, एग्जैक्ट डिफिनेशन है, वो आप अपने नोटबुक में या फिर आपने बुक से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पूछा गया है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एक बार फिर मैं बता दूं कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने फिजिक्स में बता दिया मोटर वगैरह। अभी यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर वे जो इस प्रकार की नेम रिएक्शन आती हैं, यहाँ पर IUPAC नेम पूछा गया, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, IUPAC नेम। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, श्योर है, 1-2 नंबर के बनेंगे। और आपको इस प्रकार की जो नेम रिएक्शन होती है, एस्टरीकरण, कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया, साबुनीकरण, प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नेम रिएक्शन होती हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कह रहा हूँ 90% आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांस हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो, अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हो तो क्या होगा, आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर हो जाएंगे। जैसे आपका हाइड्रोजनीकरण पूछा जाएगा, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अपक्रिया पूछा जाएगा, समसजातीय श्रेणी भी पूछा जा सकता है, मिसेल भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके करा दूंगा, तो आप इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खंडगा। ठीक है, खंडगा किसका होता है, बायोलॉजी का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, खंडगा के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र। ठीक है, क्या पूछा गया, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो अंडाशय जो होता है वो आपका मादा जनन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, अगले को ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो गर्भाशय जो होता है ये भी आपका मादा जनन तंत्र का भाग है, और डिंबवाहिनी ये भी आपकी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। बट ये जो शुक्रवाहिनी होता है वो होता है आपका पुरुष जनन तंत्र का भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो लकड़ी जो होती है वो आपका है, इसलिए हो जाएगा गलत। गोबर गैस ये भी आपका जैव मात्रा ऊर्जा का भाग होता है, ये भी हो जाएगा गलत। कोयला भी होता है, बट जो आपका एटॉमिक एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, वो आपकी जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला निर्मित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, तो देखो घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो ये एक प्रकार की आहार श्रृंखला को निर्मित करता है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें इस प्रकार का आहार श्रृंखला दिखे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है कोयला एवं पेट्रोलियम होता है। तो देखो यहाँ पर आपको कोयला, सिर्फ कोयला दिया गया है, तो आप इसको मत टिक करिए, क्योंकि यहाँ पर देखो पेट्रोलियम जो होता है वो भी आपका एक जीवाश्म ईंधन होता है। तो जीवाश्म ईंधन में क्या किया गया है, इसमें कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों दे दिया गया। तो आप कोयला को कोयला को टिक करके आप पेट्रोलियम को छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों टिक करना है। जब आप कोयला तथा पेट्रोलियम टिक करोगे तो वहाँ पर आपका कोयला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप पूछा गया है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मानव पाचन तंत्र है, और इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में या फिर आपकी आंसर शीट में बनाना है। उसके बाद पूछा गया क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है मानव में वृषण का कार्य। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इस क्रिया से मस्तिष्क पर क्या भूमिका होती है, ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आपका मॉडल पेपर था, और इसी तरीके से अभी हम 4-5 मॉडल पेपर और करा देंगे साइंस से, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो ज़रूर ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आप हमारी अगली वीडियो नहीं देख पाएंगे, जिससे आप इस मॉडल पेपर का लाभ नहीं उठा सकते। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।